ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन थोड़ा सा पहले बेयर प्रोविजन से हटते हैं और समझाते हैं कि आखिर इसमें होगा क्या। बहुत ही बोरिंग और टफ टॉपिक है ये टीके का। प्रोविजन पढ़ के समझ पाना बहुत कठिन काम है। फिर भी कोशिश करते हैं हम लोग कि क्या है ये। देखिए होता ये है इसमें कि ए नाम का एक व्यक्ति है और वो एक ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का वादा कर देता है किसी और से जो उसकी खुद की नहीं। ठीक है, जो प्रॉपर्टी उसकी खुद की नहीं है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का वादा कर देता है वो दूसरे व्यक्ति से। वो विथ कंसिडरेशन भी हो सकता है और विदाउट कंसिडरेशन, मतलब सेल करने की भी बात कर सकता है और गिफ्ट करने की भी बात कर सकता है। उसने उस प्रॉपर्टी बी को देने की प्रॉमिस कर ली। ये प्रॉपर्टी इनकी है नहीं, ये प्रॉपर्टी है किसकी? सी की। सी से इसने अभी पूछा नहीं। अब ऐसे मामलों में क्या होता है कि जब ये प्रॉपर्टी बी को देने का प्रॉमिस कर लेते हैं और जिस प्रॉपर्टी को देने का इनका हक नहीं है, मतलब ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो अब जब इनसे वादा कर लेते हैं, पहले इन्होंने पूछा नहीं है, पहले ये क्या करते हैं, ये प्रॉमिस कर लेते हैं। प्रॉमिस करने के बाद ये पूछने जाते हैं। तो मालिक के सामने, उस प्रॉपर्टी के ओनर के सामने दो ऑप्शन रखते हैं ये, एक बेनिफिट का और दूसरी प्रॉपर्टी का। कि देखो भाई, आपकी प्रॉपर्टी, एक सपोज दैट, भाई क्यों आखिर कोई प्रॉपर्टी अपनी देगा आपको, उसको लाभ समझ में आएगा तभी तो देगा। तो ये कहते हैं कि देखो वैसे भी आपकी प्रॉपर्टी किसी काम की है नहीं, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बहुत कम है, 1000 रुपए है, लेकिन मैं आपको इस प्रॉपर्टी का 1500 रुपए दिलवा रहा हूं। तो अब उनके सामने क्या है कि 1000 की प्रॉपर्टी का मुझे 1500 मिल रहा है, यानी बेनिफिट हो रहा है। या तो वो बेनिफिट रखें या फिर वो क्या करें, उस प्रॉपर्टी को रखें। अगर वो बेनिफिट रखेंगे तो प्रॉपर्टी से हाथ धो लेंगे, और अगर कहेंगे नहीं हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास रहे, तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब यहीं पे इस प्रॉपर्टी की ओनर को क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है ना, इलेक्शन करना पड़ता है कि अब इन दोनों में से वो क्या चुने। टाइम लगेगा चुनने में, आगे भी हम लोग देखेंगे। तो क्या चुने, यहीं पे जरूरत पड़ेगी इलेक्शन की। अब उसी के आगे के प्रोविजन हम लोग अब इसमें डिस्कस करेंगे। तो यही है इलेक्शन वाले। अब प्रोविजन इतना कठिन है, जैसे मतलब कठिन प्रोविजन क्या है, कठिन बना दिया गया है कि जिससे आपको जब बार बार पढ़ेंगे तो फिर नहीं तो एक बार पढ़ के देख लीजिए। अब एक बार पढ़ेंगे तो शायद समझ में आ जाए। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, बहुत बड़ा है ये। और अगर गलती से आपने हिंदी में पढ़ लिया तब तो फिर, अगर आपने गलती से हिंदी में पढ़ लिया तब तो फिर हो गया काम। पढ़िए। हाँ। यहाँ की कोई व्यक्ति ऐसे संपत्ति अंतरित करने की प्रबंधना करता है जिसे अंतरित करने का उसे कोई अधिकार नहीं है और उसी व्यवहार के भागरूप कोई फायदा उस संपत्ति के स्वामी को प्रदत्त करता है, वहाँ ऐसे स्वामी को निर्वाचन करना होगा कि वह या तो ऐसे अंतर को तुष्ट करे या उससे विसम्मत हो, और पश्चात कथित दशा में वह ऐसे प्रदत्त फायदे का त्याग करेगा। और इस प्रकार फायदा अंतर या उसके प्रतिनिधि को ऐसे परिवर्तित हो जाएगा मानो वह व्ययित ही नहीं हुआ था। तथा जहाँ की अंतर अनुग्रहित है और अंतरक निर्वाचन किए जाने से पहले मर गया है या नवीन अंतरण करने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गया है, और उन सब दशाओं में जिनमें अंतरण प्रतिफलात निराश अंतरित प्रतिफल की रकम या उस संपत्ति किसी को अंतरित किए जाने का प्रयत्न किया गया तो मूल्य को चुका देने के भार के अधीन ही वह फायदा प्रवर्तित होगा। बहुत बढ़िया, पूरा समझ में आ गया। वो तो थोड़ा थोड़ा जो हवा लग रहा है ना, वो इसकी वजह से लग रहा है। हाँ कि कुछ लाभ हो लेने वाली बात हो रही है। अगर ये नहीं बताए होते तो वो भी हवा ना लगता कि क्या कर रहा है, प्रबंधना करता है और पता नहीं क्या क्या भारी भारी शब्द। यही चीज है, कहानी समझिएगा। एक ऐसा पर्सन है जो किसी प्रॉपर्टी को देने की कोई प्रबंधना जो कह रहा है ना, प्रोफेस करता है,
तो वो दूसरे पर्सन को देने का प्रॉमिस करता है, सिंपल लैंग्वेज। और वो प्रॉपर्टी उसकी है नहीं और न ही उसको ट्रांसफर करने के लिए ऑथराइज किया गया है। तो अब ये प्रॉमिस करने के बाद भाई साहब जाते हैं उनसे पूछने, वो क्यों दे देगा प्रॉपर्टी? तो वो देते हैं लालच कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी इतनी ही है, लेकिन मैं उससे ज्यादा दे रहा हूं। ठीक है, तो आप बताइए, आप वो चीज उसका कंसिडरेशन रखेंगे या फिर अपनी प्रॉपर्टी रखेंगे? अब तब ना वो माया जाल में फंसेंगे। नहीं तो अगर कहेंगे कि नहीं उससे कम देंगे तो फिर काहे के लिए वो देगा? तो अब वो उसके मन में लालच आएगा कि क्या करें यार, प्रॉपर्टी रख लें कि प्रॉफिट रखें? प्रॉफिट रखेंगे तो प्रॉपर्टी जाएगी, प्रॉपर्टी रखेंगे तो प्रॉफिट जाएगा, पता नहीं फिर ऐसा दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब ऐसी दशा में इसको किसी एक को चुनना होगा। और आगे भी बहुत सारी कहानियां भी पढ़ ली, खत्म थोड़ी हो गया। उसके बाद इलस्ट्रेशन होगा, इलस्ट्रेशन के बाद 7 पैराग्राफ में है, है ना आगे? थोड़ी ना है कि धारा खत्म हो गई उतने में। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए इतना लेंदी है कि इसमें हम लोग दोनों लैंग्वेज को प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो एक ही लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा। हाँ, हिंदी रहेगा भाई, टेंशन न लीजिए। निर्वाचन यानी इलेक्शन। दो असंगत एवं वैकल्पिक, दो मतलब दो ही मत लिखिएगा, दो या अधिक, है ना, दो या अधिक असंगत एवं वैकल्पिक अधिकारों में से किसी एक बाध्यता को निर्वाचन कहते हैं। जो दो ऐसे इंटरेस्ट हों जो एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट, और उसमें से किसी एक को चुनने की जो ऑब्लिगेशन है उसी को इलेक्शन कहते हैं। निर्वाचन की आवश्यकता, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। निर्वाचन की आवश्यकता तब पड़ती है, निर्वाचन की आवश्यकता तब पड़ती है जब, निर्वाचन की आवश्यकता तब पड़ती है जब किसी व्यक्ति के सामने, किसी व्यक्ति के सामने दो या अधिक विकल्प हों, दो या अधिक विकल्प हों और वह इनका साथ साथ
का साथ साथ चयन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, वहां उसे इलेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। इलेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। जरूरत क्यों पड़ती है? जब हमारे सामने या किसी व्यक्ति के सामने एक से अधिक ऑप्शन हो और वो एक से अधिक ऑप्शन को एक साथ नहीं सेलेक्ट कर सकता, उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तब उसे जरूरत पड़ती है इलेक्शन करने की, हमारे लिए बेस्ट क्या है, और उसी का वो चयन करता है। तो निर्वाचन की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है। अब इस सिद्धांत के पीछे आधार क्या है? इस सिद्धांत का आधार क्या है? बेस क्या है इसका? निर्वाचन पर लाभ प्राप्त करने वाले को, लाभ प्राप्त करने वाले को भार भी वहन करना होगा, भार भी वहन करना होगा। इसको इंग्लिश में लिख लीजिए क्योंकि ये जरूरी चीज है। किसी निर्वाचन पर लाभ प्राप्त करने वाले को भार भी वहन करना पड़ेगा कि ऑन इलेक्शन ही विल हैव टू बियर बर्डन इफ ही टेक्स बेनिफिट। ऑन इलेक्शन he will have to bear burden if he takes benefit. जो लाभ प्राप्त करेगा उसे लायबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज, कोई व्यक्ति एक ही समय में स्वीकार या अस्वीकार दोनों नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति एक ही समय में किसी तथ्य को स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकता। नो वन कैन कन्फर्म एंड डिसेंट, DISSENT, डिसेंट टू प्रोविजन एट टाइम। नो वन कैन कन्फर्म एंड डिसेंट द प्रोविजन एट टाइम। एक ही समय में विधि के उपबंधों को स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकता। तो ये है, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये प्री में ये वाली बात आती। ये इलेक्शन के रूल के क्या
उसके पीछे आधार क्या है, क्यों ये इलेक्शन करना जरूरी हो जाता है। उसका है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बेनिफिट लेता है तो उसे लाइबिलिटी भी लेनी होगी। इसी को कहा जाता है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। इसी पर बेस्ड सिद्धांत है कि ऐसा नहीं कि सब मीठा मीठा गुलाब जामुन खा गए और तीखा खाने की बात आई तो ना थू, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप बेनिफिट लेते हैं तो आपको लाइबिलिटी भी लेनी, भार मतलब जिम्मेदारी, लाइबिलिटी भी लेनी। इसी तरीके से दूसरा है कि कोई व्यक्ति एक ही समय में किसी बात को स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकता, या तो वो स्वीकार करेगा या फिर वो अस्वीकार करेगा। एक केस लिख लीजिए जिसमें बात कही गई थी, संगमा वर्सेस अचला, संगमा वर्सेस अचला, और एक केस है और भाऊराम वर्सेस बैजनाथ। हाँ, भाऊराम वर्सेस बैजनाथ। आप मन करे तो किसी एक केस को लिख के ये दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा कि इस केस में भी ये बात बताई गई थी कि ये आधार होते हैं। बताते हैं, ये प्रीवी काउंसिल की केस है पहली वाली, और ये सुप्रीम कोर्ट की केस है। एक्चुअल में ये जो पहली वाली है ना, पहला वाला है भार वहन करना, वो आता है 127 पर। क्या है 127? हाँ, हाँ गिफ्ट वाला में है। तो क्या है गिफ्ट वाला में? ओनरस गिफ्ट में है। जब धारा 127 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि अगर आप कोई गिफ्ट किसी व्यक्ति को करता है तो उसमें ऐसा है कि जो गिफ्ट में कुछ चीजें एक्सेप्ट और कुछ चीजें रिजेक्ट नहीं कर सकते आप, तो एक्चुअल में वही है। लेकिन ये इस पर भी लागू होता है, निर्वाचन के सिद्धांत में जहां कहीं भी आप पढ़ेंगे तो उसमें ये है कि एक तरीके से आप ऐसा नहीं कर सकते कि बेनिफिट ले लें और लाइबिलिटी ना लें, है ना। तो बेनिफिट लेंगे तो लाइबिलिटी भी लेना होगा, स्वीकार करेंगे और स्वीकार और अस्वीकार दोनों नहीं कर सकते। एक चीज को जब स्वीकार करते हैं तो स्वीकार करेंगे, अस्वीकार करेंगे तो अस्वीकार करेंगे। मतलब प्रॉपर्टी रखेंगे तो लाभ जाएगा और लाभ लेंगे तो प्रॉपर्टी जाएगी। तो ये इस सिद्धांत का आधार है। आगे बढ़ते हैं कि सेक्शन 35 के इसेंशियल्स क्या हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं। सेक्शन 35 के एसेंशियल्स, जो टेस्ट सैटरडे को मैंने लिया हुआ था, इस क्लास के बाद मैं उसकी कॉपी, किसी भी बच्चे की कॉपी स्कैन करके 10 मिनट में आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूंगा कि जैसे मान लीजिए कुछ लोगों ने गलत जवाब दिए थे कुछ प्रश्नों के, जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन थे, तो वो सुधार लेंगे अपना कि हाँ क्या उसका सही आंसर होगा। तो ये इसेंशियल्स क्या क्या हो जा रहे हैं। प्रॉपर्टी का अनऑथराइज्ड ट्रांसफर किया गया हो, अनऑथराइज्ड ट्रांसफर किया गया हो यानी संपत्ति का अनधिकृत अंतरण किया गया हो, संपत्ति का अनधिकृत अंतरण किया गया हो। अनऑथराइज्ड ट्रांसफर समझते हैं ना क्या होता है?
कि ऐसा ट्रांसफर जो जिसकी संपत्ति है उसने आपको ऑथराइज किया ही नहीं, तो अनऑथराइज ट्रांसफर हुआ। उसके अलावा ट्रांसफर के समय प्रॉपर्टी के ओनर से कंसेंट का न लिया जाना, यानी जब वो ट्रांसफर कर रहा था ना वो पर्सन, तो उस समय उसके मालिक से उसने कंसेंट नहीं ली। तीसरी चीज, ट्रांसफरर द्वारा, ट्रांसफरर कौन है? हाँ, ट्रांसफर मतलब अंतरण करता, जो ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफरर प्रॉपर्टी के ओनर को, प्रॉपर्टी के ओनर को बेनिफिट देता है, जो अंतरण करता है वो क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी के स्वामी, संपत्ति के स्वामी को लाभ दे रहा है। अनऑथराइज्ड ट्रांसफर अनऑथराइज्ड ट्रांसफर और प्रॉपर्टी के ओनर को दिया जाने वाला बेनिफिट एक ही ट्रांजैक्शन में और एक ही दस्तावेज के माध्यम से दिया गया हो। ये बात समझ में आ रही है? ये वाला लास्ट वाला ये कहता है कि जो अनऑथराइज्ड ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी पूछे बिना जो ट्रांसफर की बात कर ली गई, वो अनधिकृत अंतरण और प्रॉपर्टी के जो मालिक है उसको दिए जाने वाला लाभ, दोनों एक ही संव्यवहार में, एक ही ट्रांजैक्शन में और एक ही डॉक्यूमेंट में, सिंगल डॉक्यूमेंट होगा जिसमें ये बात भी होगी कि ये इनको ट्रांसफर कर रहे हैं और उसी में इसके बेनिफिट के रूप में मालिक को इतना बेनिफिट दे रहा है। ये बात एक ही डॉक्यूमेंट में लिखी है। तो ये बात हो गई। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टी के ओनर को
उस ट्रांसफर से सहमत या असहमत होना होगा। मतलब प्रॉपर्टी के ओनर को क्या करना होगा, निर्वाचन करना होगा, उससे सहमत या असहमत होना होगा। वो दोनों काम नहीं कर सकते, या तो सहमत होंगे कि ठीक कर दिए, बड़ा अच्छा कर दिए, या फिर वो उससे असहमत होंगे कि नहीं नहीं यार गड़बड़ कर दिए, हमको नहीं बेचना है। डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी मतलब निराश अंतरिती को कुछ दशाओं में ट्रांसफर करने का ट्रांसफर करें, कुछ दशाओं में कंपनसेशन पाने का अधिकार होगा। डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी मतलब निराश अंतरिती को कुछ दशाओं में प्रतिकर पाने का भी अधिकार। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि आखिर डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी कौन होता है। हमने यहां पर जो एग्जाम्पल देखा था ना, एग्जाम्पल देखा था कि ये कौन है, ये ट्रांसफरर है, अंतरक जिसको कहते हैं। ये कौन है, उसका ओनर है, एक्चुअल ओनर जो उस प्रॉपर्टी का है, और ये है ट्रांसफरी है, यानी अंतरिती। ये निराश कब होगा, जब वो कहेगा कि नहीं बेचेंगे, है ना, तो निराश होगा ना। इन्होंने वादा कर दिया था, और फिर ऐसे वादा करने के बाद जब वो गए उससे पूछने की बताओ तुम प्रॉफिट लोगे कि प्रॉपर्टी, तो उसने कहा कि नहीं हम प्रॉपर्टी ही रखेंगे, हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए, तुम अपना अपना पैसा अपने पास रखो। तो अब आप मुंह लटका के आएगा ना, कल अरे यार नहीं दे पाएंगे, है ना। तो अब ये बेचारा होगा निराश। इसी को कहते हैं डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी, निराश अंतरिती। अब निराश अंतरिती इस बेचारे की तो कोई गलती थी नहीं उस पूरे कार्यक्रम में, इसकी कोई गलती नहीं थी। तो अब ये क्या कहेगा कि तुमने हमसे झूठा वादा क्यों किया, जब तुम्हारे पास अधिकार नहीं था तो बेमतलब का हमको क्यों कॉन्फिडेंस दिए कि हम ट्रांसफर करवा देंगे, जैसे दलाल वलाल नहीं जमीनों में बिकवाते हैं, तो काहे ऐसा किए तुम। अब हमको कंपनसेशन दो, तो कुछ दशाओं में कंपनसेशन ले सकता है, कितना ले सकता है ये सब हम लोग बाद में, ठीक है ना। जमीन बिकवाने वाले दलाल नहीं, सावधान नहीं हो जाए सावधान नहीं, उनका कुछ फिक्स डायलॉग है, जहां भी प्लाट दिखाएंगे आपको यही कहेंगे, पूरे बनारस का सेंटर ये बनने वाला है एकदम, है ना। ये सारा जो है ना, यहाँ ये बन जाएगा, यहाँ ये इसने ले लिया, ये लिया, बस यही एक प्लाट समझ लीजिए बचा हुआ, पूरा बनारस डेवलप। साल भर बाद इधर जमीन मिल नहीं पाएगी, जल्दी से भैया बताइएगा, कई लोग पूछ रहे हैं इसके बारे में। और चूंकि आप एकदम, अब घर की बात है इसलिए, नहीं तो घर का सब रहता है एक बार हमको जमीन की जरूरत पड़ी थी, इतने लोगों के घर का मैं बन गया
क्या कहें, हर जगह मुझे उस समय पता चला कि बनारस का एक्चुअल में इतना डेवलपमेंट होने वाला है, और वो घटना को हो गए 15 साल। आज तक कुछ हुआ नहीं कहीं किसी एरिया में। अब कहीं भी जाइए जमीन अभी भी मिल जा रही। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कि निर्वाचन दो असंगत हितों में से किसी एक को चुनने की बाध्यता है। जरूरत कब पड़ती है? जब दो नहीं चुन सकते, किसी एक को चुनना। फिर उसके बाद इस सिद्धांत है कि लाभ लोगे तो भार भी लेना होगा। स्वीकार और अस्वीकार दोनों नहीं कर सकते, या तो कोई व्यक्ति एक समय में स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। ये बात कौन सी केस में? एसेंशियल हमने क्या देखा, क्या क्या चीजें इस बेयर एक्ट के प्रोविजन से निकल के आई थी कि प्रॉपर्टी का अनऑथराइज्ड ट्रांसफर हो रहा, मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है उसे ट्रांसफर करने का राइट नहीं, अनऑथराइज्ड ट्रांसफर। दूसरी बात, ट्रांसफर के समय प्रॉपर्टी के ओनर से कंसेंट अभी नहीं, जब वो ट्रांसफर कर रहे थे ना उस समय उन्होंने मालिक से नहीं पूछा था, पूछने का काम वो बाद में कर रहे हैं। तो उस समय जब ट्रांसफर के टाइम पर वो प्रॉपर्टी के ओनर से कंसेंट नहीं लिए। ट्रांसफरर यानी ट्रांसफर करने वाला प्रॉपर्टी के ओनर को अब उसके बाद क्या देता है, उस प्रॉपर्टी के एवज में कुछ बेनिफिट देता है, फायदा देता है। और उसके बाद अनऑथराइज्ड ट्रांसफर और प्रॉपर्टी के ओनर को दिया जाने वाला बेनिफिट, अनऑथराइज्ड ट्रांसफर यानी जो ट्रांसफर किया जा रहा है उसको, और उसको दिया जाने वाला बेनिफिट जो है वो एक ही ट्रांजैक्शन में और एक ही दस्तावेज में होना चाहिए, वो सारी बात। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी के ओनर को उस ट्रांसफर से सहमत या असहमत होना होगा, यानी वो ट्रांसफर के संबंध में वो इलेक्शन करेंगे कि या तो उस ट्रांसफर को कंफर्म करें या डिनाई करें उससे। तो ये निर्वाचन करना होगा। और डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को कुछ दशाओं में कंपनसेशन पाने को हक होगा। किसको? डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को। अब आप तो समझ ही गए हैं कि डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी कौन है। तो ये है इसके बारे में कुछ इंग्रेडिएंट्स। अब हम आएंगे तुरंत कूद के यहाँ ये वाली पॉइंट, क्योंकि ले दे के हम टॉपिक तो यही पढ़ रहे हैं ना, इलेक्शन। तो अब इस प्रॉपर्टी के ओनर को क्या करना होगा, उससे सहमत या असहमत होना होगा। वो चाहे उसको कंफर्म करेगा, एक्सेप्ट करेगा, या फिर वो डिनाई करेगा, मना कर देगा कि नहीं हमको ऐसा नहीं करना। कैसे करेगा ये काम, वो कैसे करेगा? ये कर सकता है वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, यानी प्रत्यक्ष रूप से या तो वो निर्वाचन करेगा या अप्रत्यक्ष रूप से। एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो एक्सप्रेसली ही करे। एक्सप्रेसली करने का मतलब ये कि उसने रिटर्न में चाहे ओरली उस चीज को एक्सेप्ट किया, ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया। या फिर वो इनकार भी करे तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से कह दे कि ना ना हमको जरूरत नहीं। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब हो गया वो कांडक्ट से पता लगाना, अंदाज लगाना, अनुमान लगाना कि वो पता नहीं कर क्या रहा है। तो प्रत्यक्ष रूप में तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है ना। प्रत्यक्ष रूप से क्या डिस्प्यूट हो सकता है? जब उसने हाँ कह दिया चाहे ना कह दिया तो बात ही खत्म हो। अप्रत्यक्ष रूप से यानी जब कांडक्ट से अनुमान लगाना होता है, ये डिस्प्यूटेड कि कब मान लिया जाए कि सच में इसने कंफर्म कर दिया है या डिनाई कर दिया। तो हम अप्रत्यक्ष रूप को डिस्कस करेंगे, अप्रत्यक्ष रूप को ही डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पहली चीज अप्रत्यक्ष वाले में लिखिएगा, लाभ की स्वीकृति
लाभ की स्वीकृति। तो एक तरीका तो ये है कि जो बेनिफिट दिया जा रहा है उस बेनिफिट को एक्सेप्ट कर लो। तो मान लिया गया कि उसने हाँ कह दी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो ट्रांसफरर है ना, वो थोड़ा जिद्दी प्रकार का होता है। ऐसा व्यवहार में भी आप लोग देखते हैं, भैया ये लीजिए पैसा और हम कुछ नहीं जानते, बस हम हाँ सुनना चाहते हैं, बस ऐसे होता है ना। तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आप वहां पे पैसा या कुछ ऐसा कंसिडरेशन रख के चले आए, तो दे के चले आए, तो लाभ को स्वीकार कर लिया अगर, तो क्या मान लिया जाए कि उसने वो दूसरा वाला विकल्प यानी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, सिर्फ लाभ को स्वीकार करने से ही नहीं हो जाएगा। इसमें यह है कि उसने लाभ दिया और कह दिया कि भैया हमको हाँ सुनना है, सोच के बताइएगा कितने समय में। तो जहां समय निर्धारित है, जहां समय निर्धारित, वहां निर्धारित समय के भीतर और जहां समय निर्धारित नहीं है, जहां समय निर्धारित नहीं है, वहां जहां समय निर्धारित है वहां निर्धारित समय के भीतर, जहां समय निर्धारित नहीं है वहां 1 वर्ष के भीतर निर्वाचन करना हो। ये प्री के लिए याद रख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट सब समझ में कहाँ आता है। कब 1 साल है, कहीं पढ़ेंगे 2 साल लिखा होगा। हम दोनों को समझाएंगे कि 1 साल का कॉन्सेप्ट क्या है और 2 साल का कॉन्सेप्ट क्या है। 1 साल का कॉन्सेप्ट क्या है समझे, कुछ नहीं, जहां समय निर्धारित नहीं है, खाली बेनिफिट ले लिया गया और उतने समय तक कह दिया गया भाई हम सोच के बताएंगे तुमको। अब कितना समय में सोच के बताएंगे, 1 महीने के भीतर भैया सोच के बता दीजिए। तो उन्हें निर्वाचन कितने दिनों के भीतर करना, 1 महीने, या कुछ ये नहीं कहा गया कि कितने दिनों के भीतर, तो 1 साल के भीतर। तो 1 साल के भीतर ऑटोमेटिकली प्रिजम्पशन नहीं बन जाएगी कि एक्सेप्टेंस। 1 साल के भीतर निर्वाचन करना होगा। अगर नहीं किया जाता, मैं बोल ही देता हूं कि अगर नहीं किया जाता तो क्या होगा, फिर से जो ट्रांसफरर है उसको याद दिलाएगा कि भैया 1 साल हो गया, वही कुछ कहे नहीं। अब फिर भी वो कुछ नहीं बनते, तब उसके रीजनेबल टाइम के बाद, रीजनेबल टाइम के बाद स्वीकृति की उपधारणा कर ली जाएगी। ये बात समझ में आ गई है कि अगर कुछ कहा ही नहीं गया कि कितने समय में एक्सेप्टेंस करना है, और वो आदमी 1 साल तक शांत रहा, तो 1 साल बाद जो ट्रांसफरर है उससे पूछेगा कि भैया एक्सेप्ट किए नहीं,
अब फिर भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आता तो रीजनेबल टाइम, वो रीजनेबल टाइम का मतलब कोई फिक्स नहीं है, ये फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करेगा कि किसी मामले में युक्त समय क्या है। तो उस युक्त टाइम के बाद उसके कंफर्मेशन की प्रिजम्पशन कर ली जाए कि उसने हाँ कह दिया। कभी कभी आपको ये लगता होगा कि 1 साल के बाद, नहीं, 1 साल के बाद ये कहेंगे, अब फिर भी उस पर कुछ नहीं कहेगा, तब अगर वो 1 साल बाद कहे और उन्होंने कहा 6 महीने का और समय दे दो हमको, तब रीजनेबल टाइम वाला फार्मूला लागू नहीं होगा। कहेगा हमको थोड़ा सोचने का अवसर दीजिए, अभी दरअसल बिटिया की शादी में फंसे हुए हैं, तो वो हो हवा जाए तो दिमाग स्थिर करके हम बताते हैं 6 महीने बाद, तो वहां 6 महीने बाद फिर बताएंगे। लेकिन अगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो रीजनेबल टाइम के बाद प्रिजम्पशन कर ली जाएगी कि उन्होंने यस कर दिया। ठीक ना? ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार बताएं कि समझ में तो आ रहा है ना? तो एक तो बात ये हो गई कि उसने कुछ बोला ही नहीं, तो 1 साल के बाद याद दिलाया जाएगा, कुछ बताए नहीं, फिर उसके बाद रीजनेबल टाइम के भीतर अगर वो नहीं जवाब देता तो प्रिजम्पशन मान लिया जाएगा कि उसकी हाँ। अब दूसरा है क्या, ये तो पहला था ना, 2 वर्षों तक लाभ का उपभोग। अब देखिए यहां 2 साल हो गया, अब जब तक अभी सब कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे कि 2 वर्ष कब है और 2 वर्ष कब नहीं है, तो वहां पर आपको यही सब दिक्कत आएगी। अभी ऊपर वाले के लिए पैरा नंबर 8 पढ़ लीजिएगा, ये जो ऊपर 1 वर्ष वाला फार्मूला आपने पढ़ा है वो पैरा नंबर 8 पढ़ लीजिए। पहले तो हमारे काबिल स्टूडेंट पैरा नंबर 8 खोजे। प्रोविजन पढ़ेंगे जब उनको पैरा नहीं आ रहा है। मिला 1 वर्ष वाला कुछ ऐसा? सही कर रहा हूँ ना, पैरा सही है ना मेरा? पढ़िए उसको तो। यदि वह अंतिम तारीख से 1 वर्ष के भीतर अंतरण की करने का या सम्मति का अपना आशय अंतरक या उसके प्रतिनिधि को जता नहीं देता कितने समय के भीतर? 1 साल के भीतर। हाँ, तब फिर क्या करेगा वो? अंतरक या उसका प्रतिनिधि कालावधि के अवसान से यह अपेक्षा कर सके कि वह निर्वाचन करे, और यदि वह ऐसे अपेक्षा की प्राथमिकता की समय के भीतर उसका पालन नहीं करता तो यह समझा जाए कि उसने उस अंतरण की करने का निर्वाचन कर दिया। क्लियर? यही बात तो मैंने बताई थी। तो ये आप पैरा नंबर 8 में कर सकते हैं। अब दूसरी बात हम क्या कर रहे थे, 2 वर्षों तक लाभ का उपयोग किया इन्होंने। पैरा नंबर 6 देखिए तो इसके लिए यदि वह व्यक्ति जिसे वो फायदा प्रदत्त किया गया है विसम्मति अभिव्यक्ति करने के लिए जो कार्य किए बिना उसका उपभोग 2 वर्ष तक कर लेता है, तो ऐसा ज्ञान या अध्ययन तक साक्ष्य के अभाव में दांतक कर दिया जाएगा। यहाँ भी प्रिजम्पशन कर ली गई ना। मतलब एक तो ये था कि भाई 1 साल के भीतर जल्दी नहीं किए तो पूछा गया, फिर रीजनेबल टाइम के भीतर,
यहाँ एक है कि विसम्मति प्रकट किए बिना, ऐसा लिखा है ना कुछ, लगातार 2 सालों तक वो उपभोग करते हैं। तो मान लिया जाएगा कि उन्होंने उसको कंफर्म कर दिया। यही प्रिजम्पशन होगी ना। कभी कभी लोगों को होता है जब कुछ ले जाइए खरीद के कुछ सामान, खाएंगे भी, कहेंगे अच्छा नहीं है, इससे अच्छा वहां वाला देता है ना। जब आप मान लीजिए गुलाब जामुन लेके गए किसी के लिए, खा भी रहे हैं, ये नहीं कि छोड़ देंगे, खाएंगे भी और कहेंगे कि ये थोड़ा सा ना नरम नहीं है, वहां वाला गुलाब जामुन बढ़िया से देता, मतलब अगली बार आप वहां से लेके आइए। तो ये 2 वर्षों तक उपयोग बिना असहमति प्रकट किए कर रहा है। बिना असहमति प्रकट किए वो 2 साल तक एंजॉय किया उसको, इसका मतलब ये है कि वो उसने सहमति दे दी। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे का 2 साल तक कैसे एंजॉय करेगा। हर स्थिति में पैसा ही नहीं होता है, हम बेनिफिट कह रहे हैं ना। तो पैसा का मतलब नहीं है उस चीज के बदले में कोई चीज, समझे, वो कंसिडरेशन ही है ना। जरूरी थोड़ी है कि संपत्ति के बदले में रुपया, एक संपत्ति के बदले में हम दूसरी संपत्ति आपको दे रहे हैं, घर ही दे रहे हैं, खेत दे रहे हैं, बगीचा दे रहे हैं। तो बगीचा हमने दिया और आम 2 साल खाए आप, तो ये बेनिफिट ले रहे हैं ना आप उस चीज का कि हमारा बगीचा है भैया, उतना बगीचा आप ले लीजिए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आम के सीजन में बकायदे आम खा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने उस लाभ को एक्सेप्ट कर लिया, यानी उस ट्रांसफर को कंफर्म कर दिया। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है लाभ का उपभोग इस प्रकार करना कि उसे पहले की स्थिति में प्रत्यावर्तित करना असंभव हो जाए। ये क्या है? प्रत्यावर्तित मतलब फिर से उस स्थिति में लाना। पैरा नंबर 7। ऐसा ज्ञान है संपत्ति में जिसके अंतरित करने की प्रवंचना की गई, जिस पर व्यक्तियों को उसी दशा में रखना असंभव बना दिया जाता है, इसमें वे होते यदि वह कार्य न किया जाता। इस बात समझ में कि मैंने ऐसा उपयोग किया कि अब अगर हम विसम्मत होंगे तो फिर से उसको उस स्थिति में लाना असंभव। जैसे इसमें एक इलस्ट्रेशन होगा, कोयले की खान देता है, दिख रहा है कोयले की खान वाला इलस्ट्रेशन क्या है उसमें? क्या है पढ़िए। आपके भी बेयर में होगा। का एक संपदा अंतरित करता है, इसका वह हकदार है और इस संव्यवहार के भाग को कोयले की खान को बदले में देता है और उसे निशा देख कर देता है। तो दरअसल का संपदा के हक को अंतर की पुष्टि कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ बताओ? हिंदी पढ़ नहीं पा रहे हो तो। अरे कोयले की खान उसके बदले में देता है और सारा कोयला गायब कर देता है। तो सारा कोयला जो है खाली कर देता है, तो अब उसको फिर से कोयला भरा तो नहीं जा सकता उसमें।
तो आप नाना भी करोगे तो भी ये मान लिया जाएगा कि तुमने कंफर्म ही कर दिया है। तो ये दशाएं जो है ना, ये प्रिजम्पशन बनाती है। इन परिस्थितियों में इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है ना ये। तो इन परिस्थितियों में अगर लाभ को स्वीकार किया गया 1 साल तक, फिर पूछा गया, फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया तो रीजनेबल टाइम के भीतर, और या फिर 2 सालों तक लगातार उसने बेनिफिट को एंजॉय किया, या लाभ का उपयोग इस प्रकार से किया कि फिर उसको फिर से उस स्थिति में लाना इम्पॉसिबल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये प्रिजम्पशन मान कर ली जाती है लॉ के द्वारा कि उस व्यक्ति ने, जो मालिक है, उसका ओनर है, उसने उस ट्रांसफर को कन्फर्म कर। ठीक, ये हो गया आपका। एक सेकंड। प्रणाम। बैठो। जा रहे हो? किसको दिखाना है? कंपनसेशन की बात मैंने की थी ना, किसको मिलेगा? निम्न दशाओं में डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को कंपनसेशन का अधिकार होगा। उन सभी दशाओं में
उन सभी दशाओं में जहां ट्रांसफर विथ कंसिडरेशन, वहां कंपनसेशन का राइट होगा। उन सभी मामलों में जहां ट्रांसफर सब प्रतिफल है, ट्रांसफर कंसिडरेशन के साथ किया गया, वहां तो लेगा ही। ध्यान आ रहा है ना कि वो ट्रांसफर ही कौन है? डिसअपॉइंटेड, जिससे उन्होंने वादा किया हुआ था। तो वो कब कंपनसेशन का हकदार है? जहां वो विथ कंसिडरेशन, यानी पैसे दे के कोई चीज ले रहा है, मतलब खरीद रहा है एक तरीके। तो खरीद रहा है और उसको वो चीज मिलेगी नहीं, तब तो वो लेगा ही कंपनसेशन। दूसरा, जहां ट्रांसफर बिना कंसिडरेशन के है, बिना कंसिडरेशन के है, वहां केवल तब जब ट्रांसफरर इलेक्शन से पहले मर गया हो। यहां ट्रांसफरर इलेक्शन से पहले मर गया हो, या नया ट्रांसफर करने में असमर्थ हो गया। तो दो ही दशाओं में वो कंपनसेशन पाने का हक होगा। ठीक है ना? तो कंपनसेशन पाने का कब हक होगा? जब वो पैसे देके लेता है, तब तो वो हर दशा में होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मरो जियो कुछ भी करो, हमारा पैसा हमको चाहिए। जहां ट्रांसफर कंसिडरेशन के बिना, विदाउट कंसिडरेशन, ऐसी दशा में जब इलेक्शन से पहले ही ये मर जाए, वो चुनाव करते इससे पहले ये मर गए, या फिर मरे तो नहीं लेकिन ट्रांसफर करने में इनकैपेबल हो गए। कहने का मतलब ये है कि भैया वो जिनकी प्रॉपर्टी थी वो देने का जो वादा किए थे वो तो नहीं दे पाओगे, लेकिन अब तुम मर ही गए तो तुम दूसरी प्रॉपर्टी भी तो नहीं दोगे हमको, अब तो मिलने वाली नहीं। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे ना, वो हमको देंगे, पैसा देंगे, कंपनसेशन। तो दो स्थितियां हैं, इसको प्री के लिए याद रखिएगा। मेंस में तो मान लीजिए ना भी समझ में आया हो तो आदमी छाप देता है, लेकिन प्री में जब घुमा के प्रश्न आता है तो उसमें छाप नहीं पाता, क्योंकि जब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से दो, अब समझ में नहीं आ रहा है कि दो वाले पे लगाएं कि सिंगल वाले पे लगाएं। तो ट्रांसफरर मतलब बिना कंसिडरेशन के अगर ट्रांसफर किया गया है, यानी जैसे यहां अगर इन्होंने गिफ्ट करने की बात की थी कि तुमको हम गिफ्ट कर देंगे ये प्रॉपर्टी, बिना कंसिडरेशन की देने की बात हुई थी। ऐसी दशा में ये जब कुछ देना ही नहीं था तो कंपनसेशन कब पाएंगे? ये दो दशाओं में, या तो ये मर जाएं इनके इलेक्शन से पहले, या फिर वो ट्रांसफर करने में इनकैपेबल हो जाए, असमर्थ हो जाए। ऐसी असमर्थ होने का मतलब इसके लिए मरने के समान ही। तो इन दो दशाओं में वो कंपनसेशन पाने का हक रखे।
ठीक, अब कितना, ये भी तो मैटर करेगा। कंपनसेशन कितना ले सकता है, कितना ले सकता है, मात्रा कितनी होगी, जहां ट्रांसफर विथ कंसिडरेशन है, वहां कंसिडरेशन यानी प्रतिफल की संपूर्ण राशि संपूर्ण राशि, और दूसरा जहां बिना कंसिडरेशन है उसका मूल्य, बिना कंसिडरेशन के है वहां उस संपत्ति का मूल्य। प्रतिफल के साथ किया गया है तो प्रतिफल जितना है, और जहां बिना प्रतिफल के किया गया है उस संपत्ति का मूल्य। देखिए ये रट लीजिए, मैं समझा रहा हूं, उसे समझिएगा। ये कंपनसेशन वाली बात, कंपनसेशन पाने का कब हक रखेगा डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी, जब हम लोग स्वयं से पढ़ते हैं ना, तो पहले तो हमको यही नहीं समझ में आता कि डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है कौन, तो फिर हम कहां से लॉजिक समझेंगे। लेकिन वो जो 2 मिनट की बात हमने शुरू में समझी थी कि ये ऐसा होता है, उसी से काफी हद तक आधी बात समझ में आ जाती है, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आती। इतना लेंदी प्रोविजन है इलेक्शन का कि कुछ देर तक जो है आदमी कंसंट्रेशन बना के रखता है, फिर उसके बाद बंद, क्योंकि दिमाग कुछ देर तक तो कंसंट्रेट रहता है, कुछ देर के बाद धीरे 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 पैसिव होने लगता है। अब पैसिव हो जाता है तो फिर बात खत्म हो गई, जो पढ़े हैं वो भी निकल गया दिमाग से। क्योंकि मुझे भी जब पढ़ना होता था तो मुझे याद है कि मैं जब भैया से पूछने जाता था ना एलएलबी के दौरान कि कोई प्रोविजन, तो भैया डिटेल में बताना शुरू करते थे। एक आध मिनट तो मैं बात सुनता था, फिर उसके बाद लगता था ना कि वो बोल लें पूरा पूरा बोल लेते थे, तब मैं कहता था 2 लाइनें बता दीजिए, क्योंकि उतना लंबी चौड़ी बात हमको याद होती नहीं थी, तो बस 2 लाइनें बताओ, उतने समझ में आ जाए हम कर लेंगे। क्योंकि 50 लाइन की बात समझ में कहाँ आती है। बुक उठाइए, इलेक्शन का टॉपिक हमको लगता है 20 पेज के आसपास होगा। अब 20 पेज तक किसका कंसंट्रेशन रहेगा। अब उस 20 पेज को निचोड़ के 2 पेज में बनाने के लिए उस 20 पेज को 20 बार पढ़ना पड़ता है, तब आप निचोड़ पाते। अब आर्टिकल 14 में, संविधान में आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 पढ़ेंगे, तो आधा बुक तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 में ही खत्म हो जाता है। लेकिन आपको क्या कितना पढ़ना है, 1 घंटे में सर आर्टिकल 14 पढ़ा दीजिए। अब आर्टिकल 14 1 घंटे में कोई कैसे पढ़ा सकता है, संभव ही नहीं है। हाँ, लेकिन कोशिश करके 2-3 घंटे में खत्म कर सकता है। तो ये कंपनसेशन वाली बात 2 दशाओं में पाने का हकदार है, जहां उन सभी दशाओं में जहां विथ कंसिडरेशन है और जहां विदाउट कंसिडरेशन है, वहां 2 दशाओं में, जब इलेक्शन से पहले वो ट्रांसफरर मर जाए और या फिर नया ट्रांसफर करने से इनकेपेबल हो जाए। कितना कहता है, कितना जहां कंसिडरेशन के साथ है तो पूरी कंसिडरेशन का अमाउंट, और जहां बिना कंसिडरेशन के हैं तो वहां उस संपत्ति की जो वैल्यू है वो। अब ये बात समझ में नहीं आई, अब मैं प्रॉब्लम से समझाता हूं, क्योंकि आपके साथ जब प्रॉब्लम आएगी तो वहां पे आप अटक जाएंगे। अब उसी में एक इलस्ट्रेशन होगा सुल्तानपुर का खेत करके, है ना, पढ़िए। सुल्तानपुर का खेत घर की संपत्ति है और उसका मूल्य 800 रुपए है, तो उसे
दान की लिखत द्वारा ख को अंतरित करने की प्रवंचना करता है और उसी लिखत द्वारा ग को 1000 रुपए देता है। ग खेत को अपने पास रखना निर्वाचित करता है। 1000 रुपए का दान उसके संग्रहित हो जाता है। उसी मामले के कर निर्वाचन के पहले मर जाता है। उसका प्रतिनिधि 1000 रुपए में से 800 रुपए ख को देगा। एग्जाम्पल भी नहीं समझ में आया, नहीं आया ना? हाँ, इसलिए बात कह रहा है क्योंकि अगर मान लीजिए कोई अचल संपत्ति है तो उसका ट्रांसफर ही अगर गिफ्ट है तो हर दशा में उसे रिटर्न में ही होना पड़ेगा। आगे पढ़ेंगे आप लोग कि और इसमें जो है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उसकी ₹1 भी वैल्यू है तो उसे रिटर्न में ही होना पड़ेगा। हाँ, सुल्तान दान की लिखत द्वारा ख को ट्रांसफर करने का वादा करता है और उसी लिखत द्वारा ग को 1000 रुपए देता है। ग खेत को अपने पास रखना निर्वाचित करना है। 1000 रुपए का दान उससे समापहत हो जाता है। उसी मामले में क निर्वाचन से पहले मर जाता है और उसका प्रतिनिधि 1000 रुपए में से 800 रुपए ख को देगा। देखिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां मैंने जो बात कही कि जहां ट्रांसफर विथ कंसिडरेशन है वहां प्रतिफल की संपूर्ण राशि और जहां विदाउट कंसिडरेशन है वहां संपत्ति का मूल्य। हाँ, यहां पे जो हमने क्या कहा था, 3A और ये थे B और ये है प्रॉपर्टी। ये है प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को इन्होंने देखिए दरिया दिली देखिए, ये गिफ्ट कर रहे हैं, जिनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है उस प्रॉपर्टी को दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं। तो अब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? 800 रुपए। 800 रुपए। इसी जो जिस प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, अब उसी ट्रांजैक्शन में हमने शुरू में एसेंशियल में बताया था ना कि सेम इंस्ट्रूमेंट सेम ट्रांजैक्शन। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि अब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इसको कितना देने की बात करते हैं? 1000 देने की बात करते हैं। मतलब एक्चुअल में प्रॉपर्टी का मूल्य 800 है, दे 1000 है। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब प्रॉपर्टी की वैल्यू ही देंगे तो इसको ये क्यों देगा? फिर नहीं देगा ना। जब तक उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा, लाभ नहीं होगा, तब तक वो माया में फंसेगा नहीं कि क्या करें, लाभ लें या ये करें। जैसे रोड जाता है ना तो जब किसी के जमीन में से नहीं जाता है तो उसे बड़ी कचोट रह जाती है कि काश रोड थोड़ा सा और इधर आ गया होता तो हमारी जमीन की जो वैल्यू है 1 लाख रुपए विश्वा, वो 4 लाख रुपए के हिसाब से मिलती। वो रुपए ले जाके हम कहीं और जमीन खरीद लेते, फिर वहां से रोड निकलता। तो ये बेनिफिट जो रहेगा तभी तो आदमी लालच में आएगा ना। तो मूल्य 800 है, दे 1000 रुपए रहा। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए निर्वाचन से पहले ये मर जाते हैं या असमर्थ हो जाते हैं तो अब इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही होगा ना जो यहाँ कंपनसेट करेगा। इसको कितना करेगा? 1000, 800। यही बता रहा है। हाँ, कि जहां बिना प्रतिफल के, यहां दान था, बिना प्रतिफल के है, वहां उस संपत्ति का एक्चुअल में जो मूल्य है केवल उतना ही कंपनसेशन पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। ये नहीं जिद कर सकता कि काहे भाई, उनको तो सी को तो दे रहे थे 1000, हमको 800 नहीं, उसको 800 मिलेगा क्योंकि संपत्ति का मूल्य 800। ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ऑनलाइन वाले बच्चे
जैसे आप लोगों को एकदम देहाती एग्जाम्पल दे दे के मैं समझाता हूं, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आई लाल तो फिर साक्षात विष्णु भगवान भी उतर के समझाएंगे ना, तो हमको नहीं लगता कि पीसीएस से निकल पाएगा। विथ कंसिडरेशन का एग्जाम्पल, जहां इन्होंने विथ कंसिडरेशन देने की बात कही थी, विथ कंसिडरेशन मान लीजिए इन्होंने कहा था कि 900 रुपए में जमीन तुमको मैं दे रहा हूं, तो इसको कितना कंपनसेशन मिलेगा? 900। जितना रुपए में वो ले रहा है उतना रुपया उसको मिलेगा। यही नहीं लिखा है कि जहां ट्रांसफर विथ कंसिडरेशन है वहां प्रतिफल की संपूर्ण राशि। अब वो चाहे प्रतिफल 500 रहा हो और चाहे प्रतिफल 5000 रहा, ठीक है ना, तो जितने में वो ले रहे थे उतना उनको दिया। एक इस पर केस है, इस पर नहीं मतलब लीडिंग केस है, इसको पढ़ जरूर लीजिएगा क्योंकि प्री में पूछा जाता है कि ये केस किससे रिलेटेड है। कूपर वर्सेस कूपर की केस है, इस पर लीडिंग। कूपर वर्सेस कूपर। अच्छा, प्रॉब्लम कहां आती है? एक तो टैगोर वर्सेस टैगोर की भी केस पढ़ी आप लोगों ने किसी टॉपिक में? कहां? 14 शाश्वतता के विरुद्ध में, रूल अगेंस्ट परपेचुटी में, है ना। तो एक्साइटमेंट पे बच्चे जब प्री में जाते हैं ना, तो जहां टैगोर वर्सेस टैगोर आया, दिमाग में उनके तो पढ़े हैं, एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, इलेक्शन वाला टैगोर वर्सेस टैगोर मार के आए 35 पर। घर आए तो उनको लगा अरे यार ये तो 14 पर रिलेटेड था। चाहे अगर 14 ऑप्शन में है शाश्वतता के विरुद्ध नियम से संबंधित केस कौन सी है, और कूपर वर्सेस कूपर दिख गई, तो वही लगा के चले आए। ये सब गलती आप लोग करते हैं, घर बैठ के मुस्कुराने और परीक्षा हाल में परीक्षा देने में प्रेशर में अंतर रहता है, और वो व्यक्ति जरूर प्रेशर में रहता है जिसने प्रिपरेशन की हुई। जो प्रिपरेशन नहीं किया है वो केवल परीक्षा में ये सोच के जा रहा है इस बार तो ऐसे ही बस दे रहे हैं, इस बार तो नहीं पढ़ पाए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही रहते हैं, शुरू के 3-4 साल बस वो यही सोच के परीक्षा देते हैं कि अभी क्या, अभी तो मैं बस ऐसे ही इस बार पढ़ नहीं पाया था। अब वो 5 साल नहीं 10 साल में कभी पढ़ नहीं पाते। लगता है कि इस बार घबरा गया, थोड़ा सा नहीं कंसंट्रेट हो पाए, लेकिन अगली बार इतना चप के पढ़ाई शुरू से ही करेंगे कि एक एक सब्जेक्ट का एक एक प्रोविजन रट जाएंगे, अगली बार भी ठीक वैसे ही जाएंगे परीक्षा देने। तो जो पढ़ के जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, जो नहीं पढ़ के जा रहा है वो तो अलग बात है। उसके गलत करने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि उसके मन में हर एक प्रश्न पर यह बात रहती है कि कहीं गलत ना हो, उसे डर रहता है गलत। और ऐसी स्थिति में जहां माइनस मार्किंग का डंडा है, वहां डर के मारे जो सही प्रश्न है उसमें भी कंफ्यूजन होता है और गलत लगा के चले। इसीलिए मैं कहता हूं कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस हैबिट में लाइए, लेकिन सिर्फ एमसीक्यू मत सॉल्व करिए, क्योंकि कितना भी दुनिया का सारा एमसीक्यू अगर आप सॉल्व कर जाएंगे तब भी प्री नहीं निकलेगा, केवल एमसीक्यू से प्री नहीं निकलेगा। अब वो जमाना निकल गया जब केवल बेयर पैड पढ़ने से प्री निकल जाते, केवल एमसीक्यू सॉल्व करने से निकल जाते। अब आपकी स्टडी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपने एमसीक्यू भी पढ़ा है, आपका बेयर एक्ट पर भी कमांड है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर। तब अब लड़ाई बढ़ गई है। अब इसके बाद थोड़ा सा एक्सेप्शन आप देख सकते हैं, निर्वाचन के नियम के एक्सेप्शन। जहां दो
स्वतंत्र हितों का अंतरण किया गया। स्वतंत्र हितों का अंतरण करने का मतलब यहां पर यह है कि जब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, अरे एक्चुअल ओनर और ट्रांसफरर दोनों एक ही पर्सन, या यूं कहें कि ट्रांसफरर और ट्रांसफरी एक ही पर्सन। कभी कभी होता है ना, एक पर्सन की दो हैसियत होती है। एक मान लीजिए उसका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है और एक जो है एक सिंपल पर्सन का कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है, उसकी प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेटर बी है। एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत है और उसी संपत्ति को खरीदने वाले की हैसियत, वही बेचने वाला भी और वही खरीदने वाला भी। जैसे कभी कभी हम प्रॉपर्टी का ट्रस्ट करते हैं जब किसी को, तो हम प्रॉपर्टी के मालिक भी हैं और उसी प्रॉपर्टी का हमने अपने आप को ट्रस्टी भी बना लिया। तो हम नहीं ट्रांसफर करने वाले और हम ही ट्रांसफरी, मतलब जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है। तो पर्सन एक है, उसकी हैसियत दो हो गई। तो इसी तरीके से जहां अपने से अपने को ही ट्रांसफर किया जाएगा वहां इलेक्शन का रूल लागू नहीं। नेक्स्ट है सरकारी अनुदान, गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट के मामलों में भी लागू नहीं होता इसका नियम। तीसरी चीज, निर्योग्यता, डिसेबिलिटी। मतलब ये कि निर्योग्य व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होता। निर्योग्य समझते हैं कि जैसे एक माइनर है और उसकी प्रॉपर्टी है, हम उसके प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का वादा कर देते हैं और माइनर के पास जाता है कि उसको निर्वाचन करना है कि वो यस कहे अथवा नो कहे। तो जब तक वो व्यक्ति माइनर है तब तक निर्वाचन करने के लिए वो बाध्य नहीं, जब तक कि उसकी वो जो डिसेबिलिटी है वो दूर नहीं हो जाती। ठीक है ना, जब तक वो 18 साल का ना हो जाए, मेजर साउंड माइंड ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जब तक कि उसकी डिसेबिलिटी दूर नहीं हो जाती, निर्वाचन से वो बाध्य नहीं होता। क्या निर्वाचन का नियम प्री में भी आता है? क्या रूल ऑफ इलेक्शन मुस्लिम्स पर भी लागू होता है? बड़े दिनों तक ये बड़ा कंफ्यूजन का विषय रहा। बताइए राम बाबू। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, इस टाइम को ध्यान नहीं रखना है। अभी ये खत्म हो जाएगा, फिर आप लोगों को रेस्ट देंगे और अगले क्लास में मैं वो सैटरडे को जो टेस्ट लिया था उसकी कॉपी में 10-15 मिनट दिखाऊंगा, जो भी 20 मिनट जो भी लग जाए। बचे हुए समय में अगर कोशिश करेंगे कि टार्ट भी कुछ हो जाए, नहीं होगा कोई बात नहीं, कॉपी दिखाएंगे आज और देखिएगा कि उसका आंसर क्या होगा। और जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था वो भी थोड़ा सा शर्म करेंगे और ताकि अपने आंसर को सुधारने का प्रयास करें।
नहीं, शर्म की बात उन लोगों के लिए जिन्हें आएगी, अगर मान लो नहीं आती तो कोई बात नहीं, उनके लिए आरक्षण है। क्या रूल ऑफ इलेक्शन मुस्लिम पर भी लागू होता है? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि चैप्टर नंबर 2 जो टीपीए का है, और चैप्टर नंबर 2 का मतलब 5 से लेके सेक्शन 38 तक, 37 तक, तो मुस्लिम पर लागू नहीं होता। तो ये केस है, कई दिनों तक ये रहा कि क्या होगा क्या होगा। तो सादिक अली है ना, सादिक हुसैन वर्सेस हासिम अली, सादिक हुसैन वर्सेस हासिम अली। सादिक हुसैन वर्सेस हासिम अली की केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रिवी काउंसिल ने कहा कि निर्वाचन यानी रूल ऑफ इलेक्शन मुस्लिम पर भी लागू होता है। या तो पूरा स्टेटमेंट लिख लीजिए कि सेक्शन 35 मुस्लिम पर लागू नहीं होती, लेकिन रूल ऑफ इलेक्शन मुस्लिम पर लागू होता है। धारा 35 मुस्लिम पर लागू नहीं होती, परंतु निर्वाचन का नियम मुस्लिम पर भी लागू होता है। यह सिद्धांत है, और सिद्धांत किसी धारा से मेल खाए जरूरी नहीं है। निर्वाचन का नियम मुस्लिम पर भी लागू होता है, धारा 35 भले नहीं लागू होता। तो अब मान लीजिए, वैसे तो आप समझ गए कि नहीं, अगर बात स्पेशली निर्वाचन के नियम की करेगा तो आप बता दीजिएगा कि नहीं, निर्वाचन के नियम सभी धर्मों पर लागू होता है। ऐसे प्रश्न आता है, सभी धर्मों पर लागू होता है, तो हाँ, यस, सभी धर्मों पर लागू होता है, मतलब मुस्लिम पर भी लागू होता है और अन्य धर्मों पर भी। लेकिन अगर सेक्शन दे तो थोड़ा सा किस्मत आजमा लीजिएगा, क्योंकि वो उस व्यक्ति के दिमाग पर निर्भर करेगा कि वो सही आंसर माने या गलत माने। बाकी आप ये कॉन्सेप्ट रखिएगा कि 5 से लेकर 37 तक के जो प्रावधान है वो मुस्लिम पर लागू नहीं। चैप्टर नंबर 2। हाँ ठीक, तो ये है इलेक्शन का टॉपिक कंप्लीट। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, इसको पूरा तैयार कर लीजिए, और जब भी कोई टॉपिक पढ़िए, जैसे इलेक्शन आप पढ़े आज, घर पे जाके तुरंत, जो पहली बार पढ़ रहे हैं और दूसरी बार पढ़ रहे हैं, जाके इलेक्शन पर एमसीक्यू जितना भी मिले उसको सॉल्व करिए। पहले तो प्रोविजन पढ़िए, फिर एमसीक्यू जितना मिले उसको सॉल्व करिए, तब आपको बात समझ में आएगी, तब आपको लगेगा कि हमको कुछ समझ में भी आया कि नहीं आया। और यही एमसीक्यू अगर 20 दिन बाद सॉल्व करेंगे तो उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, तुरंत सॉल्व करेंगे तभी उसका बेनिफिट है। तब आपको लगेगा कि अरे कुछ ऐसा बताए थे कंपनसेशन के मामले में। हालांकि जिस हद तक हम लोग चर्चा करते हैं एमसीक्यू के बुक में, उस हद तक क्वेश्चन मिलते नहीं है, तो एकदम लगेगा अरे ये तो हवा है। नहीं, सब सॉल्व करेंगे एक टॉपिक जाके तो उसमें लगेगा अरे ये तो, लेकिन तुरंत करेंगे तभी, एक महीने बाद करेंगे तो ये नहीं लगेगा। फ्री में आएगा तो आप यही चूज करिएगा कि अगर मान लीजिए इस तरीके का हो कि अगर इलेक्शन का रूल लागू होता है कि नहीं मुस्लिम पर, तो यस लागू होता है, और अगर ऐसा हो कि धारा 35 लागू होती है कि नहीं तो नहीं हो। ठीक, ऐसे हो। बाकी अगर वो व्यक्ति क्या आंसर की दे देता है, कह देता है कि नहीं 35 भी लागू नहीं होती, तब तो महानुभाव हैं, अब आपका आंसर रिस्की हो जाएगा फिर। लेकिन अगर इलेक्शन का रूल पूछेगा तब तो एकदम निधड़क होके आप आंसर लगाइएगा कि लागू नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ठीक है, फिर जाइए रेस्ट ले लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मिलेंगे तो
कॉपी भी देखेंगे और वो भी देखेंगे, चार्ट भी अगर समय मिला तो देख लेंगे। थैंक यू। क्लास नंबर क्या है राम बाबू? 17 लिखा है इसमें।